हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक सैटरडे को जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में जितने भी सब मतलब जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सैटरडे को कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पाया है, सो आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पॉलिटी की कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने पॉलिटी में पढ़ा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसमें से हम देखेंगे कि क्या क्या इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि आप लोगों से भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बने और आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ाया जा रहा है तो वो हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ तक है, या कि बस ऐसे ही है, ठीक है। तो इसलिए अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब हम क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि भारत का संवैधानिक विकास यानी कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो इसका ऐतिहासिक विकास था, इसमें से क्या क्या कैसे कैसे एक्ट आते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में। यदि हम टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक के बाद उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई हो जाता है कि जितना मैंने पढ़ा तो वो मेरे से अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मेरे से बन भी रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और यदि किसी भी मतलब इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे से बनेगा, ठीक है। लेकिन ये सब कब होगा, जब हम अच्छे तरीके से पहले टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, देन उसके बाद जब उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ले लो आप। हालांकि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आज नहीं बना पाई हूँ पीडीएफ, ठीक है। इसलिए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन ही की बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे किसी भी एग्जाम के लिए इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। आप में से जो भी रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आशा करते हैं कि आप सभी से इसके आंसर जरूर बनेंगे, क्योंकि इसमें से ऐसे कोई भी टॉपिक या क्वेश्चन नहीं होंगे जो पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक है। तो इस लो मतलब कि आप में से जो भी रेगुलर देख रहे होंगे वो जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं इससे, ठीक है। इसमें हालांकि आंसर दिख रहा है, लेकिन ईमानदारी से कि मतलब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता तो मेरे से ये आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि आपसे मतलब कि आपको बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बने हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है। इनके आंसर कितने बने हैं आपसे और कितने नहीं बने हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी, ठीक है। हमने 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था देखा था। कितने भारत परिषद अधिनियम, ये तो ताज के शासन के अंतर्गत था जो भारत, ठीक है, उसमें आते हैं। तो सॉरी, 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1861 और 1892 और 1909 में तीन आते हैं भारत परिषद अधिनियम, हमने देखा था। तो यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम यानी कि जो 1892 में आता है, वहाँ पे क्या बात की जाती है कि बजट को मतलब बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की जाती है, किसको, भारतीय विधान परिषद को, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। जो कलकत्ता में एक अपीलीय न्यायालय बोले या सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1774 में हुई थी, वो किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। मतलब इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था
तो इसको हम लोगों ने भी इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है। यहाँ पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोगों से ना बने, जो भी रेगुलर वीडियो देखा होगा, ठीक है। जो नहीं देखा होगा मैं उनके लिए नहीं बात कर रही हूँ, जो देखा है उनसे जरूर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, 1919 के बाद कौन सा आता है? 1935 का आता है, ठीक है। 1858 फिर 1861 के से 1909 तक भारत परिषद अधिनियम आते हैं। देन उसके बाद 1919 और 1935 में कौन सा आता है? तो भारत सरकार अधिनियम आता है। इसमें क्या बात कही गई है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब ये क्वेश्चन आप लोग किसी भी एग्जाम दोगे, जब किसी का भी एग्जाम, तो डायरेक्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो सारे एक्ट में जितने उसके फैक्ट दिए हुए हैं एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से समझनी है। और आप में से जो भी अभी एक्ट के वीडियो ना देखा हो, पहले वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? जो भारत का संघीय न्यायालय था वो स्थापित किया गया था 1937 में, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का आता है, उस अधिनियम के तहत देन भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? 1937 में। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत, जैसे कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम, जो अधिनियम आता है उसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसी तरह जो संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1935 के एक्ट के तहत 1937 में की जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो यहाँ से आपको इसका राइट आंसर होगा कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। जो विधायी शक्ति थी उनका हस्तांतरण हो जाता है और प्रांतों का की जो कार्यकारिणी सरकार में क्या हो जाता है? द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। ये किस एक्ट की विशेषता है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो भारतीय विधान पालिका थी वो प्रथम बार का क्या द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाई गई थी। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो राष्ट्रपति अभी प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ये किस एक्ट के तहत लिया गया था? तो 1935 के एक्ट के तहत इसमें बात की गई थी और हमारे संविधान में इसी एक्ट की डायरेक्ट उठा लिया गया था, ये प्रावधान जो था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन यदि पूछता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत का संविधान बना है या उसका निर्माण किया गया है तो कई देशों से या कई एक्ट से एज इट इज बातें उतार ली गई हैं। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया जाता है, मौलिक कर्तव्य किसी और देश से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व तो किसी और देश से लिए गए हैं। तो मतलब हर जितना भी भारत का संविधान है, हर देश का कुछ ना कुछ जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहण किया गया है, ठीक है। या कुछ एक्ट थे जिनमें अच्छी बातें कही गई थी, जैसे कि अब राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की
मतलब अध्यादेश निर्गत करने की या जारी करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही है। ठीक है। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है। पहले क्या होता था कि भारत वालों को वहाँ प्रशासन के कार्यों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, लेकिन एक ऐसा एक्ट आता है जहाँ पे भारतीय लोगों को प्रशासन में कुछ हद तक हिस्सा लेने का संभावना बन गई थी। उसमें से कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट 1833 में जो आया था, इसमें क्या हुआ था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक है। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट कितने आते हैं? हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 4 आते हैं। सबसे पहले तो था एक रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट तथा तीसरा था पिट्स इंडिया। ठीक है। देन उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आते हैं 1793 से लेके 1793 से लेके 1853 तक आते हैं। ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी कि अब इसमें से भारतीय भी कुछ शामिल किए जाएंगे प्रशासन के कार्यों में। ठीक है। देन उसके बाद था अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। ठीक है। हमने देखा था कि भारत का जो संविधान था, मतलब कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित था। केंद्र की शक्तियां अलग होती हैं, राज्य की शक्तियां अलग होती हैं। ठीक है। जो हम देखते हैं कि राज्य सूची हो गई, संघ सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई। ये जो देखते हैं कि मतलब जो संघ सूची हो गई, उसमें क्या होता है कि केंद्र कि जो उसके विषय होते हैं संघ सूची के अंतर्गत, उसमें केंद्र का अधिकार होता है कि उसमें कानून बना सकता है। राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है कि उसमें कानून बना सकता है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि विवाद की स्थिति में यदि केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी कानून को लेके विवाद हो रहा है, ठीक है, समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उसके अंतर्गत, तो किसका कानून मान्य होगा? तो फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होता है, यानी कि केंद्र सरकार का, उसका मान्य किया जाता है, राज्य सरकार का नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना समझो, क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां दी गई थी। तो 1935 के जो अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में क्या क्या अविशेष शक्तियां दी गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है। जो गवर्नर जनरल था उसको अविशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। देन इसमें से अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार और समझिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देश के लिए लिखित संविधान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। देन अगले क्वेश्चन को देखें तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। किस लिए ये महत्वपूर्ण है? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे बात की जाती है, कभी कभी मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है
1935 के जो अधिनियम थे उसका 2 कॉपी है, ठीक है, यानी कि वहाँ से कॉपी कर लिए गए हैं बहुत से प्रावधान। तो इसका आंसर भी आप लोगों को देना पड़ता है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे संविधान में एज इट इज जो 1935 में बात कही जाती है वो आधे से अधिक बातें संविधान में हमारे ले ली जाती हैं, ठीक है, जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा 1935 के एक्ट की बहुत सारी बातें यहाँ पे ले ली जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम एक्ट की क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देन उसके बाद है कि बर्मा भारत से अलग हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप ही बर्मा क्या हुआ था, बर्मा बोले तो म्यांमार वर्तमान समय का, ठीक है, तो जो म्यांमार था वो भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनना था, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 8 प्रांतों में, ठीक है। वर्ष 1937 में 37 है के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो कितने राज्यों में बना था या कितने प्रांतों में, तो कुल 8 प्रांतों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है, तो कब किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसमें से क्वेश्चन एक बार और समझिए कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, मतलब ये था कि जो संविधान सभा के मेंबर होंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे और जनता के द्वारा चुने गए मेंबर ही क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो ये प्रस्ताव किस एक्ट में रखा गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है, यानी कि क्या बात की गई थी, जो कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन जब आता है तो हमने देखा कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है तो यहाँ से मुस्लिम लीग के द्वारा तथा कांग्रेस के द्वारा दोनों के द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया जाता है और इसे वापस लौटना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो कि संविधान सभा के निर्माण का मूल आधार माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, ठीक है, यानी कि 10 लाख पर प्रत्येक जो भी प्रांत थे तो उन प्रांतों में 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ठीक है। हमने देखा था कि जो संविधान सभा थी वहाँ पे 389 मेंबर थे, ठीक है। अब वो 389 मेंबर में से हर एक प्रांत से अलग अलग प्रांत से चुन के आने थे, तो ये सारे इलेक्टेड मेंबर थे, ठीक है, यानी कि चुन के आने थे, इनका इलेक्शन होना था और जनता के द्वारा चुन के यहाँ पे हर एक मतलब कि किसी भी प्रांत में जहाँ प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर, ठीक है, जैसे कि प्रत्येक कहीं पे 10 लाख जनसंख्या है उस इलाके से ओनली एक मेंबर चुन के संविधान सभा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेशियो पूछा जा रहा है तो कितना होगा, प्रति 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन से थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। सो आप में से इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो वीडियो नहीं देखा है मतलब इन सब के जितने भी एक्ट हमने पढ़े हैं तो पहले आप लोग प्लेलिस्ट में उसके वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से देख लो समझ लो, क्योंकि जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो उसके MCQ सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है आपको, ठीक है। तो इसलिए अब हम बात करें कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे
तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया अब आपसे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इसमें से 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। देन उसके बाद अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जस्ट अभी हमने बात की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी से लेके और किसी भी लोअर क्लास तक के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक को समझिएगा सबसे पहले, देन उसके बाद जो एमसीक्यू है उनको सॉल्व भी कीजिएगा, ताकि ये कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो आप में से जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे कोई भी, उनको आइडिया होगा कि कैसे इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे अब क्या बात की जा रही है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जो संविधान सभा थी तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। देन अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ठीक है, हमने ये सभापति भी देखे अंतरिम सरकार के, और देन उसके बाद जब जो हमारी सबसे पहले स्वतंत्र भारत की सरकार बनती है उसके भी हमने मेंबर देखे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से मंत्री है जो किस किस पद को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, देन यहाँ पे उप सभापति, ये बात आप याद रखना कि उप सभापति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करें यदि अगले क्वेश्चन की, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे भारत के लिए संविधान की रचना हेतु की, यानी कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा का विचार। ठीक है, संविधान की रचना हेतु क्या बात की गई कि जो संविधान सभा की रचना होगी वो एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो कब किया गया था? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि जो मतलब क्या बात की गई थी कि जो भारत का संविधान बनेगा वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। ये कब मत दिया गया था? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में दिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। यानी कि जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका राइट आंसर होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, जो भी इसके सदस्य थे तो क्या किया गया था कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनको चुना गया था। देन उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। हालांकि बात की गई थी कि डायरेक्ट जनता इसका चुनाव करेगी कि क्या कैसे करना है, जैसे अभी होता है कि जनता सीधे अपने मेंबर को चुनती है
जो भी मेंबर होते हैं इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए क्या होता है कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। लेकिन पहले क्या था कि जो प्रांतीय सभाओं द्वारा यानी कि किसी भी प्रांत में यदि एक मेंबर चुन लिया जाता है तो वही मेंबर क्या करेगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करता था, ठीक है। वो मेंबर किस आधार पे करता था कि वो ये माना जाता था कि ये जनता का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो वही क्या करता था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है इन्हीं से कि संविधान सभा की बैठक के जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पे यही भी क्वेश्चन पूछा जो दिख रहा है आपको स्लाइड में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन अब बन सकता है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, जो परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये दूसरे दिन ही बदले गए थे, मतलब प्रत्येक दूसरे दिन क्या होता था कि दूसरे दिन बाद, ठीक है, यानी तीसरे दिन सभा बुलाई जाती थी। जैसे 9 दिसंबर को हुआ, उसके बाद 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। तो यहाँ पे 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। देन उसके बाद उसके दूसरे दिन बाद ही क्या होता है कि दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की अब हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। उसी दिन संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखिए तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। तो कब से इसका प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, तो इसका अधिवेशन वही डेट है 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहली बैठक कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है अब आपसे कि पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 को। ये कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ या प्रथम सत्र कब शुरू होता है, तो यहाँ पे आपसे अधिवेशन न देके सत्र भी दे सकता है। तो प्रथम सत्र कब से शुरू होता है, 9 दिसंबर 1946 से, ठीक है। देन उसके बाद था इसका अगला क्वेश्चन कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें यदि, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया था तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव है या जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, प्रियम्बल जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पेश किया गया था, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो यहाँ पे कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसका वीडियो देखोगे, आपको प्लेलिस्ट में जाओगे और उसमें संविधान सभा का जो निर्माण है वहाँ पे आप वीडियो देखोगे, आपको एक एक बातें बहुत ही बारीकी से समझाई गई हैं कि कैसे 12 सत्र होते हैं, 11 सत्र होते हैं मेन रूप से। दिन उसके बाद एक सत्र इसकी व्याख्या करने के लिए होता है, ठीक है, इसकी इसमें क्या क्या सुधार और करना चाहिए उसके लिए होता है। जो 12वां सत्र होता है तो ये आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है। वीडियो देखोगे मतलब कि जो इस टॉपिक से संविधान सभा का निर्माण है
वहाँ पे आप सर्च करोगे या प्लेलिस्ट में आप देख लोगे तो वहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, या अधिवेशन या सत्र, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सत्र भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। देन उसके बाद बात करें तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। तो जो भारत का संविधान था, संविधान के निर्माण में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो भारत का संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था बनके, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। देन उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ये किसके अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे सॉरी मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था सो ये आंसर आ गया, तो अब आप देख ही लो कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देन उसके बाद है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यानी कि प्रांतीय समिति के भी थे और मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 थे, ठीक है। यानी टोटल 7 मेंबर थे इसमें प्रारूप समिति में, जिसमें से कि एक हो गए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है, और ये 6 हो गए जो इनके अन्य सहायता के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यानी टोटल बात करें तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, या कि हम ऐसे बात करें तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए और इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे वो 6 थे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। कब इसका गठन किया था प्रारूप समिति को, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, BN राव, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। और दूसरा इसका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो BN राव ने ही इसका प्रथम प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो ये रहे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक कि आपसे ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आशा करते हैं कि जो भी वीडियो देखा होगा रेगुलर तरीके से वो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे खुद से ही बनते रहे होंगे। मतलब आंसर तो आपको स्लाइड में दिख रहा है, बट ऐसा कि मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको उसका आंसर पता चल जाए, ठीक है, बिना देखे ही। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों के या कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पाए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।